तो हाय फ्रेंड्स, जोहार, नमस्कार आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्चुअलाइजिंग वुमेन्स स्टडीज के ऊपर। ठीक है, ये पेपर एमडीसी का पेपर है आप सभी का, रांची यूनिवर्सिटीज में। तो अल्टीमेटली इस पेपर का क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे इसी वीडियो में। सॉरी, आज मैं थोड़ा ना ऑकवर्ड टाइप से मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये पेंसिल बहुत मोटा हो जा रहा है ना, कोई बात नहीं, इसको हम लोग एडिट कर लेते हैं। तो पहले इसको सुधार लेते हैं थोड़ा सा। कितना मोटा है यार इसको। आज ना पीडीएफ हम सही से नहीं बना पाए, इसी कारण ऐसा हो रहा है। चलिए इसको और एक बार हटा लेते हैं। और कॉन्सेप्टलाइजिंग, इसमें मैं टोटल आपके 9 क्वेश्चन दिया हूँ। कितने? ओनली 9 क्वेश्चन दिया हूँ। ठीक है, और इसमें से आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है। हटाओ यार इसको जल्दी से, आज मेरा माइंड भी सही से वर्क नहीं कर रहा है। इसके पीछे लॉजिक है, रीजन है। कहाँ गया रे भाई साहब। चलिए तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो देखिए कॉन्सेप्चुअलाइजिंग वुमेन्स स्टडी, इसको फुल स्क्रीन में डाल देते हैं। और इसमें हम लोग करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें। बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस का बटन दबाइए। हाँ ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉन्सेप्चुअलाइजिंग वुमेन्स स्टडी खास करके गर्ल्स लोग रखती हैं। ठीक है, हालांकि कोई भी रख सकता है, बट खास करके गर्ल्स लोग ही रखती है, लड़की लोग। ठीक है, और इसमें हमें जो पढ़ना है, इसको काट देते हैं और बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो महिला अध्ययन और इसकी प्रकृति क्या है ये जानेंगे। यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया गया है। मैं पहले आपको एक बार सिलेबस दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक बार सिलेबस को एक नज़र दौड़ा देता हूँ, ताकि आपको अच्छा लगे कि हमें क्या पढ़ना है, ये जान पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है। ये आपका कॉन्सेप्चुअलाइजिंग वुमेन्स स्टडी सेमेस्टर 2। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी स्पेशली बात करें। और इसमें जो हमें पढ़ना होता है, ये पढ़ना है हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वुमेन्स स्टडी पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है ग्रोथ ऑफ वुमेन्स स्टडी इन इंडिया। नेक्स्ट पढ़ना है हमारा वुमेन्स स्टडी इन यूनिवर्सिटीज और वुमेन्स स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ रहे हैं। आज मैं थोड़ा अच्छा से नहीं बोल पाऊंगा। देखिए मैं सुबह को मॉर्निंग वॉक से आया और दोस्तों के साथ बैठ गया, तो उन लोग बोला चलो ताड़ी पीने, हम भी बोले चलो यार। तो ताड़ी तो पीने गए, उन लोग ना नशा वाला पिला दिया। और अभी मैं थोड़ा थोड़ा उसी कंडीशन में हूँ। ठीक है, इसलिए मेरा माइंड सही से थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। पैसा भी हम दिए और ऊपर से उन लोग गद्दारी भी कर दिया यार। मैं अपना घर में आया हूँ, चुपचाप अपने रूम पे आकर बैठ गया हूँ, किसी को नहीं बताया। ठीक है, तो बस आप लोग का वीडियो अपलोड कर लूँगा, उसके बाद सो जाऊँगा, रेस्ट करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। लेकिन हाँ, इतना मुझे मालूम है, पूरा होशो हवास है मेरा। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलाया उन लोग, हमको मालूम नहीं था लेकिन चुपके से मिला दिया यार। चलिए, दोस्त कमीना होता है, दोस्तों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, फिर भी जानता है, फिर भी उन लोगों ने यार ऐसा कर दिया ना, पिला दिया हमको। बोला फ्री है यार, अच्छा है एकदम, कुछ नहीं मिक्स है, और पी गए 6 गिलास। तो चलिए, महिला अध्ययन क्या है और इसकी प्रकृति, व्हाट इज वुमेन्स स्टडी एंड व्हाट इज इट्स नेचर। महिला अध्ययन क्या है और इसकी प्रकृति क्या है। देखिए भारत में महिला अध्ययन, ठीक है, थोड़ा सा माथा पेन कर रहा है बाप। वुमेन्स स्टडी क्या है, तो भारत में महिला अध्ययन की प्रकृति और दायरा एक नारीवादी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के जीवन, अनुभव और सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का अध्ययन है। ठीक है, यानी कि भारत में महिलाओं की कंडीशन तो आप जानते ही, शुरू से महिलाएं पुरुषों से निम्न मानी जाती थी प्राचीन काल में, वर्तमान में कम हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ लोग महिलाओं को पुरुषों से कम आंकती हैं। इसलिए तो घर में बेटा चाहिए सबको ना। बेटा चाहिए, शादी में भी होता है तो बेटा
को तिलक दिया जाता है, बेटी को तिलक लिया जाता है। तो महिलाओं की निम्न वैल्यू है हमारे समाज में, माने या ना माने, ऐसा सिस्टम बनाया है भारत में, एक खच्चर सिस्टम, ठीक है। और जिसमें लिंग, जाति, वर्ग, धर्म और अन्य सामाजिक श्रेणियां भी ध्यान रखा जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने के लिए, ज्ञान और दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, ठीक है। अब आता है हमारा नारीवादी परिप्रेक्ष्य अध्ययन की प्रकृति। एक मिनट, सॉरी। अब बोलिएगा क्या कर रहे हैं आप इतना देर से वीडियो को रोक के? कुछ नहीं यार, मतलब ऑकवर्ड फील हो रहा है। अंतर विषयकता ये क्या है? तो एंटर डिसिप्लिनरी नेचर। देखिए, महिलाओं का अध्ययन या महिला अध्ययन एक अंतर विषयक क्षेत्र है जो समाज शास्त्र, इतिहास, साहित्य, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा अन्य विषयों से जानकारी लेता है, ठीक है। तो ये महिला अध्ययन का जो है कॉन्सेप्चुअलाइजिंग वुमेन्स स्टडी, ये किसका अध्ययन है? इन सभी चीज़ों का मिला जुला हुआ अध्ययन है, ठीक है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण मतलब कि क्रिटिकल अप्रोच, ठीक है, जिसमें बुराइयां निकाली जाती हैं, गलतियां, कमियां निकाली जाती हैं, ठीक है, इसी को बोला जाता है आलोचनात्मक अप्रोच। यह लिंग के आधार पर शक्ति, संबंध और सामाजिक संरचनाओं की आलोचना करता है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस लाता है। महिला अध्ययन का उद्देश्य महिला के लिए सामाजिक परिवर्तन और समानता प्राप्त करना है, जो लिंग आधारित समानता को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसके लिए कई प्रकार की स्कीम, योजनाएं चलाई जाती है, ठीक है, मुहिम चलाया जाता है। परंतु फिर भी कुछ लोगों के मन में ना कचड़ा भरा हुआ है अभी भी ना। नारीवादी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं का अध्ययन। अब देखिए, महिलाओं के इतिहास और अनुभव। आपको मालूम है भारत में महिलाओं के इतिहास बहुत खराब है। पहले सती प्रथा होता था, जब पुरुष, किसी स्त्री का पुरुष मर जाता था तो उसको भी साथ में जला दिया जाता था, यही था सती प्रथा, आप सभी को मालूम है। तो यह महिलाओं के ऐतिहासिक, यानी कि जो इतिहास से जुड़ा हुआ है, और वर्तमान अनुभव की जांच करता है। इसमें उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भूमिका का अध्ययन किया जाता है कि किसी महिला का राजनीतिक में कितना पार्टिसिपेशन है, सोशल वर्क में कितना पार्टिसिपेशन है, इकोनॉमी में कितना पार्टिसिपेशन है, कमाती है या नहीं कमाती है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है किसमें? महिला अध्ययन में, वुमेन्स स्टडीज में, ठीक है। लिंग और शक्ति, यानी कि जेंडर एंड पावर, यह लिंग आधारित शक्ति और संबंधों और सामाजिक संरचनाओं की जांच करता है, ठीक है, कि किसी फैमिली में उस महिला को कितना तवज्जो दिया जाता है, ठीक है, उसकी कितनी पावर है। हालांकि पावर तो इसी के पास रहता है, लेकिन जब रियल पावर आता है ना तो रियल पावर तो फिर पुरुष के हाथ में चला जाता है ना, जिसमें पुरुष और महिला के बीच जाति, धर्म, इन सब भी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, मैं ऐसा मानना है, मैं खास करके ना मैं महिला को ज़्यादा मानता हूँ ना मैं पुरुष को ज़्यादा मानता हूँ, मैं दोनों को सेम मानता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं महिला को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ ना पुरुष को ज़्यादा, मैं इक्वली मानता हूँ यार। मैं काम करता हूँ, आपको भी काम करना चाहिए तो मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, मेरा जितना है। देखिए, हाँ, कोई लड़की से आप किसी से शादी करते हैं तो इसको ये मत सोचिए कि वो आपकी नौकर है, नहीं, वो आपकी अर्धांगिनी है, आधा अंग है, उसका भी उतना ही अधिकार है, आपकी गुलाम नहीं है, समझे। तो उस पर धोख मत जमाइए, और उसको भी पूरा पूरा अधिकार है काम करने का, बाहर घूमने का, ठीक है, जितना कि आप में, लेकिन लिमिट में। यह भी बात को मैं मानता हूँ कि अधिक सुंदरता जो है ना फिर घातक हो जाती है, ठीक है। तो एक महिला को वो सारी चीज़ें करने का अधिकार है जो एक पुरुष करता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ के, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है किसमें? कॉन्सेप्चुअलाइजिंग वुमेन्स स्टडी में। यह विभिन्न नारीवाद सिद्धांतों को पढ़ता है और उसकी अवधारणाओं को लागू करता है, जैसे कि उत्तर नारीवाद, कट्टरपंथी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद। केवल भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड की महिलाओं के अध्ययन की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, वुमेन्स स्टडी में। उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद क्या है? तो देखिए, सामाजिक न्याय और समानता। यह महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने के लिए नीतियों और कार्यक्रम का विश्लेषण करता है। महिला सशक्तिकरण, वुमेन्स एम्पावरमेंट क्या है? तो यह महिलाओं को सशक्त बनाने और उनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। भारत में अगर भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो जाति, धर्म, कास्ट, रिलीजन
ये सारी चीज़ें आती हैं। भारत में महिलाओं की जाति, धर्म, अन्य सामाजिक श्रेणियों के साथ लिंग अंतर संबंध, ध्यान और इनकी श्रेणियों का महिलाओं के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। भारतीय नारीवाद, इंडियन फेमिनिज्म। देखिए, भारत में नारीवाद अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं जो वैश्विक नारीवाद से भिन्न हो सकती हैं, जैसे कि जाति, धर्म प्रति जागरूकता। ठीक है। फिर सामाजिक असमानता इनमें पाई जाती है। ठीक है, कि भारत में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता के कई कारण हैं। ठीक है, इसकी भी जांच की जाती है इसमें। नारीवाद परिप्रेक्ष्य का महत्व क्या है? तो देखिए, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, यानी कि नारीवादी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय प्राप्त करने का प्रयास करता है जो उनके लिए समान अधिकार, अवसर और समानता सुनिश्चित करता है। एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, किसी भी अगर भारत में कोई भी वैकेंसीज आती हैं तो उसमें कुछ पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहती हैं। आपको मालूम है, अभी कुछ दिन पहले रांची में होमगार्ड का वैकेंसी आया, मैं वीडियो भी बनाया हूँ। उसमें 50% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है और 5% सीट तलाकशुदा महिलाओं के लिए, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, इन सभी महिलाओं के लिए। ठीक है, तो यह महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, यानी कि नारीवादी परिप्रेक्ष्य सामाजिक परिवर्तन और समानता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है जो लिंग आधारित समानता को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, यानी कि लिंग आधारित जो भिन्न भेदभाव किया जाता है, इसको दूर करने के लिए महिला स्टडी, वुमेन्स स्टडी कंपलसरी है। अब महिला अध्ययन केंद्र की भूमिका क्या है ये जानेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ सेंटर फॉर वुमेन्स स्टडी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यार आज ना बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग का एग्जाम है इसलिए मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, अगला जो हम लोग इसमें है कि महिलाओं के अध्ययन की केंद्र की भूमिका क्या है। ठीक है, हम लोग जो महिला अध्ययन कर रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या है, क्यों कर रहे हैं वुमेन्स स्टडी, वो जानना है। इसको पढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन, क्या है, कारण बताइए। तो देखिए, महिला अध्ययन केंद्र महिला सशक्तिकरण और ज्ञान और जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यानी कि महिलाओं को कौन सा अधिकार दिए जाने चाहिए, उनके साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा है। ठीक है, उनमें एम्पावरमेंट यानी कि जागरूकता आए, सशक्तिकरण आए, इन सब को लाने के लिए आपको यह पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ताकि आप अपने आप को किसी से कम न समझे, किसी पुरुष या किसी बॉय या किसी से भी कम न समझे महिलाएं। ठीक है, लड़कियां, इसलिए आपको वुमेन स्टडीज का अध्ययन करने के लिए दिया जा रहा है। महिला अध्ययन के केंद्र अनुभव, पहला क्या है, अनुसंधान और जागरूकता। दूसरा क्या है, समर्थन और शिक्षा। तीसरा क्या है आपका, तो समुदाय तक पहुंच। ठीक है, चौथा क्या है, वित्तीय संसाधन, यानी कि आप भी बाहर जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं खास तौर पे बोलूँ, देखिए अगर एक दोस्त के नाते पूछिएगा तो मैं बता देता हूँ, गर्ल्स के लिए 2 ही जॉब अच्छा सूट करता है, हालांकि कोई भी कर सकते हैं, वो अलग की बात है, बट सूट जो है ना 2 ही जॉब करता है गर्ल्स के लिए। कौन? पहला है आपका हेल्थ फील्ड में। ठीक है, पहला क्या है आपका कि मेडिकल फील्ड का आप जॉब कीजिए। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में आप जॉब कीजिए। दूसरा क्या है, दूसरा आप जो है जॉब कर सकते हैं किसमें, टीचिंग लाइन में। ठीक है, ये 2 जगह पे जो है ना गर्ल्स लोग ज़्यादा फिट होती हैं, सही उनको बैठता है। ठीक है, टीचिंग लाइन में भी आप अच्छे सूट करती हैं। तो ये 2 जगह पे खास करके महिलाओं को जाना चाहिए, टीचिंग और हेल्थ सेक्टर। आप बोलिएगा फौज में जा सकती हैं, डेफिनेटली जा सकती हैं, लेकिन मतलब ना उनको प्रॉब्लम होता है फैमिली लाइफ में। ठीक है, चलिए देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, आप खास करके टीचर और हेल्थ लाइन में जाइए, आपका बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब आपको फीलिंग आएगा, हाँ कि भाई ये काम आप घर पे रह के भी कर सकती हैं, बाकी हर काम कर सकती हैं। ठीक है, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन ख़ास तौर पे जो होता है ना रेस्पेक्टेबल, जो बॉयज़ लोग सोचता है, उस दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, गलत मत समझिएगा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, जागरूकता की कमी है महिलाओं में। ठीक है, डर भय लगा रहता है ऊपर से। नेक्स्ट,
कुछ लिंग आधारित भेदभाव भी किया जाता है उनके साथ। जैसे पब्लिक प्लेस में लड़का कहीं भी जा सकता है लेकिन लड़की कहीं भी नहीं जा सकती है, ठीक है, उनको डर रहता है। समझ रहे हैं बात को। महिला अध्ययन केंद्र महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये केंद्र महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए किया जा रहा है मेनली, ठीक है। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की क्या भूमिका है। देखिए जो एजुकेशन सेक्टर है इसमें महिलाओं की क्या भूमिका है, तो देखिए अभी अगर बात किया जाए तो अगर स्कूल में टीचर रहता है ना, तो आजकल टीचर लोग खास करके गर्ल्स लोग को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में। तो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे न केवल शिक्षिकाएं, देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा एजुकेशन सेक्टर में गर्ल्स की बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में पोजीशन पाया जाता है। मैंने बताया ना कि हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर खास करके गर्ल्स को प्रेफर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो होम के अंदर रहता है ना भाई, तो वो वर्क उनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है। हाँ, अब बोलिएगा फौज में जाना है, जा सकती हैं, डेफिनेटली जा सकती हैं, बट वो काम आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा, फिर आप फैमिली नहीं संभाल पाइएगा, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी। हाँ, बिजनेस फिर सूटेबल है आपके लिए, बिजनेस भी सही काम है, ठीक है। तो महिला के क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की अग्रणी भूमिका है। पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में पाई जाती हैं, ठीक है। न केवल शिक्षिकाएं बल्कि शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में भी योगदान रहता है। आप खुद अनुमान लगाइए कि अभी जितना भी लोग ग्रेजुएशन कर रहा है ना, मैक्सिमम लड़कियां ही ग्रेजुएशन करती हैं, लड़के पीछे आ जाते हैं, ठीक है। लड़के काम करने चले जाते हैं। महिला शिक्षक बच्चों को सकारात्मक रोल प्रदान करती हैं और वे एक समावेशी शिक्षा वातावरण को बढ़ावा देती हैं। साथ ही शिक्षित महिलाएं अपने परिवारों और समुदायों को सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं, जिसमें समग्र विकास योगदान दिया जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो केवल एक पीढ़ी को सुधारता है, और एक महिला शिक्षित होती है तो 2 पीढ़ी को सुधारती है। कैसे? एक अपना पीढ़ी, ठीक है, और दूसरा जो उसकी बेटी होती है वो फिर अपने बेटी को शिक्षा देती है तो वो अगला पीढ़ी तक पहुंचा देता है। तो 2 पीढ़ी महिलाएं को सुधारती हैं, पुरुष एक पीढ़ी को सुधारता है, ठीक है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। न केवल प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, हायर मतलब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में भी महिलाएं काफ़ी आगे हैं। आज असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट देखिए मैक्सिमम महिलाएं हैं, ठीक है। मैं NIT जमशेदपुर में वर्क कर रहा था, उस टाइम पे मैं देख रहा था PhD कर रहे थे, तो उसमें से जो PhD थे ना, मतलब वहाँ पे 4 कैंडिडेट थे, तो 4 में 2 गो महिलाएं थी, 2 गो पुरुष था, ठीक है। तो कम तो नहीं 5 गो था, 5 गो में 3 गो महिला थी और 2 गो पुरुष थे, ठीक है। मैं था और एक भैया थे, ठीक है, और 3 गो वहाँ पे, मैं PhD नहीं कर रहा था, मैं फील्ड इन्वेस्टिगेटर में था। तो उन लोग 3 गो PhD कर रहा था, 2 गो PhD कर रहा था, 2 गो लड़का PhD कर रहा था, 3 गो लड़की PhD कर रही थी, और मैं अकेला था फील्ड इन्वेस्टिगेटर में। तो मैंने देखा यार कि महिलाएं पीछे नहीं है, एजुकेशन फील्ड में महिलाएं बहुत ज़्यादा आगे हैं, या इवन पुरुषों से भी ज़्यादा आगे हैं एजुकेशन फील्ड में, ठीक है, और हेल्थ सेक्टर में। तो जब भी आपको आया जाए तो आप हेल्थ सेक्टर को भी जोड़ के लिख दीजिएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैंने बताया कि आज थोड़ा मेरा माइंड घूम रहा है, ठीक है। नशा शराब में होती तो झूमती बोतल ना। अगला है पुरुषत्व या मर्दानगी की परिभाषा देना है। अच्छा समाज में पुरुषत्व की संकल्पना कैसे पनपती है ये बताना है ना। खास करके आदमी पी के ज़्यादा एक्टिंग देता है। मैं नहीं यार, मैं ये सब नहीं करता हूँ, लेकिन आज दोस्त लोग करवा दिया है अनजाने में, ठीक है, वैसा मैं आदमी नहीं हूँ। तो पुरुष तत्व जिसे मर्दानगी भी कहते हैं, विशेषताओं और व्यवहारों और भूमिकाओं का एक समूह है जो आमतौर पर पुरुषों और लड़कों से जुड़ा होता है। यह सामाजिक रूप से निर्मित होता है और समय तथा स्थान के अनुसार बदलता रहता है। पुरुष तत्व की संकल्पना क्या होती है? तो पुरुष तत्व की संकल्पना होती है समाज में विभिन्न तरीकों से पनपती है, जैसे कि मीडिया के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, और ख़ास तौर पे जो है ये आपका कौन फैलाता है? जो मतलब आपके दोस्त लोग होते हैं ना, वही बहका देते हैं, ठीक है, कि ऐसा करो वैसा करो ठीक है। तो पुरुषत्व की जो परिभाषा है, और ख़ास करके अशिक्षित लोगों पे यह ज़्यादा फैलती है, ठीक है, अशिक्षित पुरुषों पे। सामाजिक रूप से निर्मित, देखिए पुरुष तत्व की सामाजिक मूल्यों, मापदंडों और विश्वासों द्वारा निर्धारित होता है, जो समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं।
ठीक है। विशेषताएं और व्यवहार, तो पुरुष तत्व में यार आज नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। मैं यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर आपको दे दे रहा हूँ, आप लोग पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, कर लीजिएगा और अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। आप लोग पढ़िएगा ना, 2 घंटा में खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न 5वां कि जेंडर की सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, ठीक है। टोटल 9 क्वेश्चन है जिसमें से 5वां हो गया। चलिए दिखाई देता हूँ। 6वां है पुरुष तत्व और स्त्री तत्व क्या है, ठीक है। व्हाट इज मैस्कुलिन एंड फेमिनिस्टी, ये क्या होता है बताना है। छोटा सा है, 5 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फिर है पितृसत्तात्मकता की परिभाषा दीजिए। जैसे पितृसत्तात्मकता के मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे महिलाएं शादी होकर कहाँ जाती हैं? पुरुषों के घर। पुरुष फिर वो अपने पिता के वंशज को लेकर चलता है, तो उसी को पुरुष तत्व कहा जाता है। अगर माता के वंशज को लेकर चला जाता तो वह मातृसत्व या स्त्री तत्व कहा जाता, ठीक है। अगला है महिला आंदोलन का सामाजिक राजनीतिक प्रभाव क्या है, ये बताना है, ठीक है। महिला आंदोलन, कई सारे महिला आंदोलन होते हैं, ठीक है। खास करके 1-2 उदाहरण भी दे दीजिएगा, मैं बताता हूँ। गढ़वाल में जो हुआ था चिपको आंदोलन, वो खास तौर पर महिलाओं के द्वारा किया गया था, ठीक है, महिला आंदोलन। इसके अलावा महिला अध्ययन और लिंग अध्ययन में क्या अंतर है, ये आपको जान लेना है, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेंडर इक्वलिटी एंड सॉरी जेंडर स्टडी एंड उसको क्या बोलते हैं, वुमेन्स स्टडी, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन है, इतना कर लीजिए ना, काफ़ी है। इतना अगर आप करके जाइएगा एग्जाम में और इसमें से 3-4 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर नहीं भी मैच करता, मान लीजिए 2 ही क्वेश्चन मैच किया, तो बाकी जो क्वेश्चन आएंगे ना, आप इतना पढ़ के जाइएगा कि यहाँ से इतना ऐसा ऐसा पढ़ के जाइएगा कि बाकी आप क्वेश्चन सभी को इजीली कर लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसी कॉन्टेक्स्ट में रहेंगे, इसी तरह से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। अगर नहीं है नंबर तो लिख दीजिए 89, ठीक है। उसके बाद है आपका 89 86 60 75 41। इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर दीजिएगा। मैं तो इंग्लिश की तरह लिख दिया यार इसको 89 86 60 75 41, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। सब कुछ फ्री में है, पढ़िए, आराम से रहिए, और कुछ देर बाद मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। सॉरी आज अच्छा से नहीं करा पाया इसके लिए, लेकिन पीडीएफ दे दे रहा हूँ आप लोग को, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से चला जाए। बाय। जोहार।